अरे बहू, मेरी साड़ियाँ कहाँ चली गई? मेरे बैग में तो कोई ढंग के कपड़े ही नजर नहीं आ रहे। मुझे मंदिर जाना है, ऐसे कपड़े पहनकर तो बाहर जाऊंगी नहीं। माँ जी भूलिए मत, अब हम बस्ती में रहते हैं। कांजीवरम साड़ी पहनकर मंदिर जाएंगी क्या आप? देख नहीं रही यहाँ बस्ती में रहने वाले लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं। अब हमें भी 6 महीने तक बस्ती के बाकी लोगों की तरह ही अपना रहन सहन रखना है, तभी बात बनेगी। अरे लेकिन ये साड़ियां है किसकी? इतनी मैली कुचली साड़ियां मेरे पास तो कभी थी ही नहीं। माँ जी मैं जानती हूँ ये साड़ियां आपकी नहीं है, लेकिन अब आप इन्हें अपना ही समझिए। मैंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए इनका इंतजाम किया है। आपकी सारी साड़ियां अपनी काम वाली सुशीला को देकर उसकी पुरानी साड़ियां आपके लिए मंगवाई, तब जाकर बात बनी। ये हमारी सुशीला की रिजेक्ट करी हुई साड़ियां हैं, यहाँ के माहौल के हिसाब से एकदम परफेक्ट। अब आप इनमें से कोई एक साड़ी पहनकर आराम से मंदिर जाइए। बहू की बात सुनकर बेचारी सास विशाखा का तो सिर ही चकरा जाता है। क्या हुआ? क्या विशाखा के साथ साथ आपको भी हैरानी हो रही है कि आखिर कोई अपनी नई साड़ियां कामवाली को देकर उसकी पुरानी फटी पुरानी साड़ियां क्यों लेगा? तो इसके लिए मेरे साथ आपको कहानी पूरी देखनी होगी। मुन्ना भैया, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए, क्या बात है? आजकल दिखाई नहीं देते। अब आपको तो पता ही है भाई साहब, मुझे फुर्सत कहाँ मिलती है। कभी विधायक, कभी सांसद, तो कभी बड़े बड़े बिल्डरों के साथ मेरा आना जाना उठना बैठना लगा रहता है। आप बताइए, आपका क्या हाल है? बस ठीक ही है। अच्छा, आजकल किस काम में लगे आप? अरे वो गाय सोसाइटी है ना, वहीं पर अपने एक दो जानने वाले को दुकान दिलवाई है, उसी के चक्कर में थोड़ा बिजी चल रहा था। गाय सोसाइटी? ये कौन सी सोसाइटी है भाई? दुकानें सस्ती मिल रही है क्या वहाँ? हमें भी दिलवा दो, कोई जुगाड़ हो तो। भाई साहब, गाय मतलब ग-आ-य, यानी कि गरीब आवासीय योजना के तहत जो सरकार ने फ्लैट आवंटित किए थे ना, उसी में लोग अपने फ्लैट बेचकर दुकानें वगैरह बना रहे हैं। पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है उधर। क्या बात कर रहे हो? वो तो झुग्गी वालों को अलॉट होते हैं ना? तो तुम्हारा मतलब है कि ये झुग्गी में रहने वाले लोगों को झुग्गी हटाने के बदले जो सरकार फ्लैट देती है उसे बेचकर ये लोग पैसा कमा रहे हैं। अरे अगर उस फ्लैट को बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? सचिन की बात सुनकर अब मुन्ना मुस्कुराने लगता है। अरे भाई साहब, बहुत सीधे आप। दुनियादारी तो बिल्कुल नहीं समझते। आपको क्या लगा जितनी झुग्गियां आपको दिखाई दे रही है वो सारे भिखारी लोगों की होती है? अरे भाई साहब, ये दुनिया जितनी दिखाई देती है ना, उससे कहीं ज्यादा रंग बिरंगी है। और इस दुनिया में रहने वालों के रंग असलियत में कुछ और ही होते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम कहना क्या चाह रहे हो? अरे भैया, ये जितनी झुग्गियां दिखाई दे रहे हैं ना आपको, सब गरीब लोगों की नहीं होती। इनमें से बहुत से लोगों के पास मकान है, लेकिन फिर भी सरकारी फ्लैट लेने के लालच में जानबूझकर ये लोग अपनी झुग्गियां ऐसी बस्तियों में बनाए रहते हैं। और फिर जब सरकार इन झुग्गियों के बदले में मकान आवंटित करती है तो लाभ इन्हें भी मिल जाता है। अब चूंकि इनके पास तो पहले से मकान है, इसलिए वो लोग अपने फ्लैट को बेचकर मुनाफा कमाकर निकल जाते हैं। क्या बात कर रहे हो यार, हमें तो ये सब पता ही नहीं था। फिर तो कोई भी ये काम कर सकता है। क्या सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती? सरकार तो अपनी तरफ से कार्रवाई करती है, बस थोड़ा बहुत जुगाड़ होना चाहिए। बस यही जुगाड़ सेट करने का काम मैं किया करता हूँ। बुरा न माने भाई साहब तो एक बात कहूँ। भाभी, बुरा तो मैं मान गया हूँ। मुझे आए इतनी देर हो गई, लेकिन आपने एक कप चाय भी नहीं पिलाई। अरे भाभी जी, आपके हाथ की एक कप चाय के लिए तो खींचे हुए आपके घर तक चले आते हैं। अरे माफ कीजिए, आपकी बातों में ध्यान लग गया और चाय की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। कुछ देर बाद रोशनी चाय की ट्रे लाकर हॉल में रख देती है और फिर उसी के साथ एक बार फिर से बातों का सिलसिला चल पड़ा। चाय पीजिए भाई साहब, और अब डिटेल में बताइए कि क्या और कैसे करना होता है। मेरा मतलब इतने लोगों का भला कर रहे हैं आप, अगर थोड़ा हमारा भी ख्याल कर लेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। आपको पता है ना, एक इनकम से घर चलाना आजकल कितना मुश्किल हो गया है। काफी दिनों से ये सोच रहे थे कि कोई छोटा मोटा बिजनेस डाले, लेकिन कमर्शियल दुकानों के रेट इतने बढ़ गए कि खरीद पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर हमें भी एक फ्लैट मिल जाए तो हम उस पे अपनी दुकान लगा लेंगे। हाँ हाँ भाभी जी, क्यों नहीं, मैं कोशिश कर सकता हूँ। वैसे सोच लीजिए, क्योंकि वहां पर दुकान खोलने का मतलब है फिर उसी बस्ती में जाकर रोज रोज आप लोगों को पूरा दिन बिताना पड़ेगा। इतना आसान काम नहीं है। अरे मुन्ना ठीक कह रहा है। उस कॉलोनी में दुकान खोलने का मतलब 24 घंटे वहीं के लोगों के बीच में घिरे रहना। लेकिन ये भी है ना कि हम बेच देंगे, फिर जो पैसा मिलेगा उसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर लेंगे। अरे बिना खर्च के जो भी मिल जाएगा फायदे का ही सौदा कहलाएगा ना। हाँ भैया, बात तो आपकी सही है,
ठीक है, मैं आपको पता लगवा कर बता सकता हूँ कि कौन सी बस्ती जल्दी सरकार के रडार पर आने वाली है, जिसे हटाकर सरकार मकान देने का विचार बना रही है, और उस बस्ती में आपकी झुग्गी बनवा देते हैं। बस बाकी का काम तो अपने आप हो जाएगा। अरे वाह, आपने तो सारी मुश्किल ही हल कर दी। आपके ऊपर हमें पूरा भरोसा है, इतनी ऊपर तक पहचान है आपकी। अब तो हमारा काम बन ही जाएगा। 2 दिन बाद। सचिन भाई साहब, वो चौड़े नाले के पास जो बस्ती बनी है ना, बस अगला नंबर उसी का है। सरकार ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है कि जल्दी ही उन झुग्गियों को हटाकर उन्हें किसी साफ सुथरी जगह पर बसाया जाएगा। आप लोग अब देर मत करिए, फटाफट वहां अपनी एक झुग्गी डलवा दीजिए। ठीक है, मैं कल ही इंतजाम करता हूँ। क्या कह रहे थे, कुछ पता लगा? अरे बता रहे थे कि वो चौड़े नाले के पास जो बस्ती बनी है ना, बस उसी को हटाकर सरकार उनके पुनर्स्थापना के बारे में सोच रही है। पापा, तो क्या हम सबको अब वहाँ नाले के पास बस्ती में जाकर रहना पड़ेगा? मेरा दोस्त है ना ऋषभ, वो बता रहा था उधर बस्ती के बच्चे अच्छे नहीं होते। अरे नहीं बेटा, ऐसा किसने कहा तुमसे? हम लोग अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। बस ये सब तो पापा ने और मैंने कुछ प्लान बनाया है, इसलिए हम वहां पर एक झुग्गी बनवा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये हमारा फैमिली सीक्रेट है, इसके बारे में किसी को भी बताना मत। अगर हमारा सीक्रेट किसी को भी पता चला ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है मम्मा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगले कुछ दिनों में झुग्गी बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन सचिन और रोशनी अभी अपने ही मकान में रह रहे थे। अरे भाई साहब, ये क्या किया आपने? क्या हुआ मुन्ना, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे भाई साहब, प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? आप लोगों ने झुग्गी तो बनवा दी, लेकिन अंदर पूरी झुग्गी खाली पड़ी हुई है। आपकी उस झुग्गी को देखकर अंधा भी बता देगा कि ड्रामा करने के लिए खड़ी की है। अरे कोई इंसान बस्ती में रहेगा तो सामान के बिना थोड़ी ना रहेगा, उसके अंदर थोड़ा सामान होना चाहिए। बेईमानी का काम भी करो तो इतनी सफाई से कि किसी को कानों कान खबर ना हो कि इसमें कोई गड़बड़ी है। ऐसे खुली आंखों से कोई मक्खी थोड़ी ना खा सकता है। अब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे हाँ, मैं समझ गया। मैं कल ही उसमें जाकर थोड़ा सामान वगैरह रखवाता हूँ। क्या हुआ, कुछ परेशानी हो गई है क्या? अरे परेशानी क्या होगी, बात तो ठीक ही कह रहा है मुन्ना। कह रहा था कि हमने उस घर में सामान के नाम पर एक टूटी मटकी तक नहीं रखी। अगर कोई भी इंस्पेक्शन करने आएगा तो पहली नजर में ही उसे शक हो जाएगा कि ये घर किसी और नियत से बनाया होगा। मैं ऐसा करता हूँ, बाजार जाकर थोड़ा सामान खरीद कर वहां पर ले जाकर रखवा देता हूँ। अरे बड़े मूर्ख हैं आप। बाजार जाकर नया सामान खरीदेंगे तो उसे देखकर समझ में नहीं आ जाएगा कि कल का ही खरीदा हुआ सामान है। सेकेंड हैंड मार्केट में जाइए, टूटा पुराना सामान लाइए और उससे वहां रखिए, ताकि पहली नजर में देखने पर यही लगे कि हम सालों से उस सामान को इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ पतिदेव, कोई भी बहुत महंगा इंपोर्टेड सामान नहीं लेना है, सस्ता और चलती क्वालिटी का सामान होना चाहिए। अरे हाँ, समझ गया। सचिन और रोशनी ने बस्ती में बने हुए अपने छोटे से छप्पर के मकान में ले जाकर थोड़ा सामान रखवा दिया। भाई साहब, सरकार की तरफ से फॉर्म निकल गया, अब जिसको मकान के लिए आवेदन करना है उसे वो फॉर्म भरना होगा। अरे वाह, लगता है काम बन गया। ठीक है, आप मुझे फॉर्म भेज दो, मैं भरकर जमा करवा देता हूँ। जैसे ही सचिन उस फॉर्म को देखते हैं उसकी शक्ल पर 12 बज जाते हैं। अरे रोशनी, हम इसे जितना आसान समझ रहे थे ना, ये काम उतना सरल नहीं है। ये देखो क्या लिखा है इसमें। हमें उस घर में जाकर कम से कम 6 महीने रहना होगा। वहां पर बस्ती में रहने वाले कम से कम 10 लोगों की गवाही लगेगी, उसके बाद ही फॉर्म स्वीकार होगा। इसके अलावा सरकार के अधिकारी आकर रोजाना इन झुग्गियों की जांच करेंगे कि कहीं कोई धोखेबाजी तो नहीं कर रहा। ये लो, यहाँ तो लगता है शुरू होने से पहले ही पूरे प्लान की हवा निकल गई। अब देखो, सोच लिया है तो इस काम को पूरा करके ही रहेंगे। अरे बहुत खर्चा हो गया, पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। तो तुम्हारा मतलब क्या है? तुम उस बस्ती में जाकर रहने वाले हो? हाँ, तुम सच में वहां जाकर रहने के बारे में सोच रहे हो? मैं सिर्फ सोच नहीं रहा हूँ, बल्कि मैंने फैसला ले लिया है। अगले 6 महीने हम लोग वहीं बस्ती में रहकर बिताएंगे। अरे इतना सुनहरा मौका मिला है हमें अपनी किस्मत बदलने का, मैं ऐसे यूं ही हाथ से जाने नहीं दे सकता। और तुम्हें भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, समझ में आ रही है ना मेरी बात? चलो ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। सचिन अपनी माँ विशाखा, पत्नी रोशनी, बेटे चिंटू के साथ जल्दी ही बस्ती में रहने के लिए पहुंच गया। और यहाँ आने के बाद सास विशाखा को ही नहीं बल्कि बहू रोशनी को भी पुराने फटे कपड़े पहनकर रहना पड़ रहा था आज के दिन। मम्मा, ये गलत बात है, मुझे नहीं पहनने ये कपड़े। आप मेरी फेवरेट वाली ड्रेस निकालो, मुझे अपनी जींस और टी शर्ट पहननी है।
अरे मेरे बेटे, कितनी बार समझाऊं तुझे, हम लोग झुग्गी में रहने आए हैं। यहाँ पर रहने वालों की इतनी कमाई नहीं होती कि वो अपने बच्चों को मॉल से खरीद कर महंगे महंगे कपड़े पहना सके। इसलिए जब तक हम लोग यहाँ है ना, ये मॉल वाले कपड़े ना तू पहनेगा ना उनके बारे में बात करेगा। कोई पूछे तो क्या कहेगा? बाजार गए तो कोई साल हो गए, यहाँ वहां से मांग कर जो मिल जाता है वही पहन लेते हैं। समझ गया ना मेरी बात? मम्मा वैसे तो आप लोग मुझे चीटिंग करना और झूठ बोलने से मना करते हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ अब आप लोग भी चीटिंग कर रहे हो और बार बार मुझे सबसे झूठ बोलने के लिए कहते हो। अरे नहीं नहीं बेटा, हम तुझे कोई झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहे। बस तू इतना समझ ले कि जिस झूठ से सबका फायदा होता है वो झूठ झूठ नहीं होता, वो तो सच से भी बड़ा होता है बेटा। समझ गया? हाँ पापा, समझ गया। अरे मैं पूछ रही हूँ, कुछ सोचा है आपने? हम लोग यहाँ आकर शिफ्ट हो गए, लेकिन चिंटू का क्या होगा? अरे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है मेरा बेटा। अब बस्ती में रहने वालों के बच्चे इतने बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो पढ़ते नहीं। हमारे बच्चे को यूनिफॉर्म पहनाकर बस में बैठकर स्कूल जाता देखेंगे तो बस्ती के लोग कभी हमारे पक्ष में गवाही नहीं देंगे, और अगर गवाही नहीं हुई तो हमें फ्लैट नहीं मिलेगा, ऊपर से 420 का केस चलेगा, वो अलग। वही तो मैं सोच रहा हूँ रोशनी। देखो, कड़वी दवाई समझकर पी लो इसे, यही विष बाद में अमृत बनकर हमारे जीवन में काम आएगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भाई हाँ, मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन अपने बेटे को कैसे समझाएंगे आप? तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। इस साल के लिए हमें चिंटू को यहाँ पास ही के सरकारी स्कूल में डालना पड़ेगा। रोशनी का सोचना बिल्कुल सही था। जैसे ही चिंटू ने सरकारी स्कूल का नाम सुना वो जोर जोर से रोने लगा। देखो बेटा, मम्मी पापा ने आज तक आपकी सारी विश पूरी की है ना? बस 6 महीने की बात है। अरे इसे तुम बिग बॉस जैसा कोई गेम समझ लो ना। अरे जैसे लोग 3 महीने के लिए बिग बॉस के हाउस में जाते हैं ना, और फिर वहां पर जो भी उन्हें टास्क मिलता है उन्हें करना पड़ता है। तो ऐसा समझ लो कि हम भी 6 महीने के लिए यहाँ बिग बॉस जैसा कोई गेम खेलने आए हैं, और अगर हम ये गेम जीत जाएंगे तो पापा को बहुत बड़ी प्राइज मनी मिलेगी, और फिर हो सकता है कि चिंटू के लिए भी हम कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट ले ले, हाँ? या फिर चिंटू की पसंद की जगह पर हॉलीडे के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है पापा, मैं समझ गया, मैं बस्ती के स्कूल में जाने के लिए तैयार हूँ। जब से सचिन ने चिंटू को बिग बॉस का एग्जाम्पल देकर समझाया था, चिंटू के बाल मन ने इस बात को अच्छी तरह मन में बिठा लिया था कि अब उसे इस गेम को जीत कर ही निकलना है। अरे चिंटू, तेरा स्कूल तो 1 बजे खत्म हो गया था, कहाँ था तू अब तक? मैं तेरे स्कूल भी गई थी, वहां पर तेरी टीचर ने बताया तू 3 दिन से स्कूल ही नहीं आ रहा। ये क्या चल रहा है? तुझे पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। अरे मम्मी, इतना हल्ला करने वाली कौन सी बात है? बस्ती के लड़कों के साथ स्कूल बंक करके उधर ताश खेल रहा था मैं। क्या सॉलिड गेम है, मजा आ गया यार। क्या कहा तूने? स्कूल बंक करके पूरा दिन बस्ती के लड़कों के साथ ताश खेल रहा था? तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे मम्मी, अब इस गेम को जीतने का है तो अपन को अपना बेस्ट तो देना ही पड़ेगा। बस्ती के सारे लड़कों को मैं गेम में हरा के आ रहा हूँ, सब मेरे चेले बन गए, और ये देखो 50 रुपया जीत कर आया हूँ, मेरी आज की कमाई। इतना हैरान होने की क्या बात है बहू? जैसी जगह तुम बच्चे को लेकर आई हो वैसे संस्कार सीखेगा ना। खुश हो जा, तेरा बेटा पहली बार कमाई करके आ रहा है, उसका मुंह मीठा नहीं कराएगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ जी। हम लोग यहाँ पर 6 महीना रहने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक एक दिन बिताना जैसे सदियां बिताने के बराबर है। ना पीने के लिए साफ पानी आता है, ना शौचालय है। पानी के लिए सुबह ही 4 बजे लाइन में लगना पड़ता है, और वहां भी रोज औरतों में मारपीट हो जाती है। पता है, पड़ोस वाली मुन्नी अंगूठा टेक है, उसकी माँ ने उसे पढ़ने नहीं दिया क्योंकि वो उसके साथ कचरा बीनने जाती है। यहाँ के लोगों की हालत देखकर बहुत तरस आता है। पूरी बस्ती में यहाँ वहां हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला नजर आता है। ऊपर से नाली की इतनी गंदी बदबू, यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। माँ जी, ना तो मेरा खाना खाने का मन करता है ना बनाने का। हर तरफ गंदगी देखते देखते मन उकता गया है मेरा। अरे आ गया बेटा, कहाँ चला गया था तू? माँ, वो मुन्ना का फोन आया था, उसने कहा गरीबी रेखा से नीचे वाला राशन कार्ड बनवाना होगा। उसके लिए घंटों लाइन में लगकर कार्ड बनवाया। अब राशन कार्ड में एंट्री भी तो होनी चाहिए, इसलिए पूरे 4 घंटे लाइन में लगने के बाद ये 5 किलो राशन लेकर आया हूँ, जहाँ बाकी के लोग इस 5 किलो राशन को देखकर खुशी से मुस्कुरा रहे थे। इस राशन को देखकर मेरा तो दिमाग चकरा रहा था। सिर्फ 5 किलो राशन लेने के लिए घंटों तपती दोपहर में खड़ा होना कोई मजाक नहीं है, लेकिन मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। वहां पर लोगों की हालत देखकर बड़ा मूड खराब हो गया यार।
मुझे तो पता ही नहीं था हमारे देश में लोग कैसी कैसी हालत में जी रहे। उन लोगों का यहाँ पर रहना मजबूरी है, लेकिन हम यहाँ क्या करने आए? बहुत देर तक सोचने के बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, और फिर मैं अपना राशन एक बूढ़े अंकल को देकर घर लौट आया। बस्ती के बाकी बच्चों की मजबूरी है कि वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहाँ जाकर बच्चे काम की बात सीखे ना सीखे, गाली गलौज, जुआ खेलना और गलत आदत तो सीख ही जाते हैं। न इन लोगों के पास इलाज है, न दवाई, न साफ पानी है, न खाने को 2 वक्त का खाना। इनके जैसे हजारों मजबूर लोगों की लाइन में क्या वाकई हमें आना चाहिए था? सरकार की स्कीम में निकलने वाले मकान तो कुछ गिनती के ही होते हैं ना, और उनमें से भी एक बड़ा प्रतिशत हमारे जैसे लोगों का है जो अवैध तरीके से उन सुविधाओं पर कब्जा कर लेते हैं। इसी कारण सरकार की तरफ से मिलने वाली छूट और सुविधाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। गरीब गरीब ही रह जाता है और अमीर वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाता है। ना इन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जिंदगी के बारे में ज्यादा लिखा जाता है, ना कोई बात करता है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया कि हमें वास्तव में इनकी मदद करने की जरूरत है, उनकी सुविधाओं पर डाका डालने की नहीं। पति और सास की बात सुनकर रोशनी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। आपकी बात बिल्कुल सही है माँ जी। अपने जीवन में सुख सुविधा और आराम लाने के लिए हम इस बस्ती में किसी गरीब का हिस्सा मारकर उसकी जगह मकान पर कब्जा करने आ गए। हमारे पास तो घर था, खाने को खाना था, अच्छा जीवन था, लेकिन ये बस्ती के लोग, इनके पास कुछ नहीं है। पता नहीं कितने सालों से ये इंतजार कर रहे हैं कि सरकार इनकी तरफ देखेगी, इनके लिए साफ पानी और बिजली की व्यवस्था होगी। इस दुनिया का हर इंसान सर पर एक छत तो डिजर्व करता ही है ना। अब चाहे हमारे ऊपर 420 का केस हो जाए या लोग हमें लालची कहे, मैं कल ही बस्ती खाली करके वापस अपने घर में जा रही हूँ। मुझे किसी गरीब की हाई नहीं लेनी। हमारे पास तो जुगाड़ है, इसलिए शायद हमें फ्लैट मिल ही जाएगा, लेकिन उन सैकड़ों लोगों का क्या जिन्हें वास्तव में उस मकान की जरूरत है? मुन्ना भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शायद इस बस्ती में हमें ना भेजते तो हमें कभी एहसास ही नहीं होता कि हम कितने लकी हैं। भगवान ने हमें जितना दिया ना, हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें बस्ती वाला फ्लैट नहीं चाहिए। बस आपसे एक विनती है कि अपने किसी अमीर दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए किसी गरीब के पेट पर लात मत मारिएगा। रोशनी ने भारी आंखों और हल्के मन से फोन काट दिया। वो नहीं जानती थी कि उसकी बातों का मुन्ना के ऊपर कितना असर हुआ, लेकिन अपने हिस्से की ईमानदारी बरतने के बाद उसके दिल को गहरा संतोष मिला था।